नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया कि भाई ये जो वर्चुअल रैली होनी थी, ये सब होना था, इसका रिस्ट्रिक्शंस को उन्होंने रिवाइज करके आगे बढ़ा दिया। पहले जब शुरू हुआ था तो उस समय था कि जो रैली होंगी मतलब वर्चुअल, उसमें एक जगह 300 से ज़्यादा लोग नहीं इकट्ठा हो सकते। फिर हुआ 500, अब हो गया है 1000। पहले यह था कि जो डोर टू डोर कैंपेन की बात कही थी उसमें पहले 5 आदमी था, 20 आदमी। अब ये आपको सबको समझ में आ रहा है कि ये क्यों किया जा रहा है, किसके इशारे पे किया जा रहा है, कैसे मॉनिटर किया जा रहा है। क्योंकि 1000 आदमी को कोई गिन सकता है। जब आप अपने घर में देख लीजिए, आप कहीं पे भी देख लीजिए, लोग 1000 की गिनती को 10,000 भी बोल सकते हैं, 1000 को 500 भी बोल सकते हैं। तो खैर, ये तो इलेक्शन कमीशन ने कहा। अब मैं जो मेन मुद्दे की बात पे आ रहा हूँ, यूपी का चुनाव इस समय बिल्कुल गर्म हो चुका है। और लेकिन एक चीज़ ध्यान देने लायक है कि आप आज भाजपा के फेसबुक पेज पे चले जाइए और सपा के फेसबुक पेज पे चले जाइए और दोनों को जरा आप देखिए कि कौन किस मुद्दों पे चुनाव लड़ रहा है। उसी से स्पष्ट हो जाएगा कि किस पार्टी की क्या प्राथमिकताएं हैं। मैं अच्छा करूंगा कि नहीं करूंगा वो एक अलग बात है, मैं कितना कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा वो एक अलग बात है, लेकिन मेरे मुद्दे क्या हैं, यही उस पार्टी की मानसिकता, यही उस पार्टी का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव दिखा देता है। जैसे एक छोटी सी चीज मैं उस फेसबुक पेज से लगा रहा हूं। अब ये आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का यह बयान है। जो गर्मी अभी कैराना मुजफ्फरपुर में दिखाई दे रही है ना, मैं मई और जून की गर्मी में भी शिमला बना देता हूं। आप 10 मार्च के बाद देखना, फिर इनके गले में फिर वही तख्ती लटकती भी दिखाई देगी। और फिर एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। आपको लगता है कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री भी यही भाषा बोलते हैं, ये स्टूडेंट यूनियन की ये सब भाषाएं हैं। स्टूडेंट यूनियन की गंगा की कसम, यमुना की कसम, और क्या ये दिखाऊंगा वो दिखाऊंगा, एक इस तरह की बात करते हैं। लेकिन मुझे हरदम ये लगता है कि एक कोई मुख्यमंत्री या कोई एक प्रधानमंत्री के मुंह से इस तरह की बातें ठीक नहीं है। जैसे ये मैं इसलिए इस भाषा का कह रहा हूं कि मैं जहाँ एक फरेंदा जगह है महाराजगंज में, और वहां जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं बहुत छोटा है, मतलब मेरे भतीजे की उम्र का है, नाम है उसका झन्ने से, और वो वहाँ इस समय सभासद भी था, है शायद। वो जब स्टूडेंट यूनियन में था 12वीं 8वीं तक में, तो वो नारा लगवाता था, झन्ने लाला आदमी कम बंदूकें ज्यादा। और वो इसमें वो तड़तड़ ताली बजती थी और वो चुनाव जीतते थे। एक दिन उनके पिताजी को उसने सुन लिया, उनके पिताजी को किसके लिए नारा लग रहा है, तो झन्ने लाला को उनके पिताजी ने ठीक किया था। फिर वो जो आदमी कम बंदूकें ज्यादा, झन्ने लाला ठीक हो गए थे। तो यहां पे जनता को यह काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप ये भाषा कैसे कर सकते हैं कि गर्मी उतार दूंगा, फलाना कर दूंगा, ये कोई ठीक है। अब दूसरी तरफ मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं कि आप दूसरी तरफ अखिलेश यादव को देख लीजिए। अखिलेश यादव ने अभी तक, मैं एक बयान को बोलता हूं कि वो एक बयान मेरे हिसाब से ठीक नहीं था, बाकी अभी तक अखिलेश यादव ने एक भी अमर्यादित टिप्पणी नहीं की है। उसको प्रोवोक किया जा रहा है। अपर्णा यादव गई, उनको प्रोवोक किया गया, लेकिन उसने नहीं बोला। मेरे हिसाब से एक ही जो टिप्पणी अखिलेश यादव को नहीं करनी चाहिए थी, वो टिप्पणी थी जब राजा भैया के बारे में उनसे पूछा गया था कि राजा भैया के बारे में, तो उन्होंने कहा ये कौन राजा भैया। मुझे लगता था कि ये एक थोड़ी उनकी मैच्योरिटी कम दिखाई देती थी। बाकी मुझे अभी तक इस पूरे चुनाव में अखिलेश यादव की तरफ से एक भी सस्ती टिप्पणी नहीं दिखी है। और मैं एक चीज और है, जैसे जो बार बार है ना, देख लेंगे, आ जाओ, ये जो चैलेंज करने का एक बीजेपी की मनोवृत्ति है और उसको लीड करते हैं अमित शाह। तो अमित शाह मुजफ्फरनगर में अभी कहा कि आ जाओ लॉ एंड ऑर्डर पे बात। तो अखिलेश यादव ने बहुत ठंडे दिमाग से, ठंडे ढंग से बयान दिया, ट्विटर पे कहा कि मैं आपका चैलेंज स्वीकार करता हूं, आप जहां बताइए वहां हमारे और आपके बीच में यूपी के लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा हो जाए, और मैं इसको 1 to 1 आपके साथ डिबेट करने को तैयार हूं। अब वो भाग जाएंगे, वो आएंगे नहीं, क्योंकि वो देखिए एक चीज जान लीजिएगा, अमित शाह साहब की जो सारी ताकत है वो एक किसी नेता से आती है। अमित शाह साहब के पास वो ताकत नहीं है। अमित शाह गुजरात के बहुत मंत्री जब थे तो कैबिनेट मिनिस्टर भी नहीं थे, राज्य मंत्री होके आए थे। तो अखिलेश यादव के पास वो कॉन्फिडेंस है। आज अखिलेश यादव नेतागिरी के मामले में वो ये चैलेंज ले सकता है कि आओ। तो मेरे ख्याल में एक तो ये चीज हो रही है। दूसरा,
आप जब फेसबुक पेज पे जाइए तो केवल हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, ये सारे नेता यही रट रहे हैं। चाहे वो अमित शाह साहब हों, चाहे वो योगी जी हों, चाहे वो नड्डा जी हों। अब राजनाथ सिंह जी को अब याद आ रहा है कि भारत का जब बंटवारा हुआ था उसके बाद उसी वजह से हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है। 75 साल बाद उनको बंटवारे के राजनाथ सिंह जी को याद आ रही है। खैर, इसकी जगह जब आप इनके पेज पे आते हैं, सपा के पेज पे आते हैं, तो यहाँ वो घोषणाएं कर रहे हैं कि हम गन्ने का दाम ऐसे देंगे, रोलिंग वो बनाएंगे, हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे या फलाना, मतलब वो अपनी घोषणाएं कर रहे हैं। भाजपा के पेज पे ना तो वो पुरानी घोषणाओं की बात कर रहे हैं, ना वो जो 1-1.5 महीना बाढ़ आई थी कि हमने विकास विकास विकास, कौन सा विकास किया था उस पर चुप हो गए हैं, उस पर चुप हैं। और अब वो केवल हिंदू मुस्लिम ही एक उनके पास राग रह गया है। दूसरा एक चीज पे जहां पे अखिलेश यादव ने अपने को एक ठीक से लीडर के रूप में स्टैब्लिश किया है, वो एक काम ये कहना, आपने टिकट बंटवारे के समय देखा, टिकट बंटवारे के समय विरोध के स्वर समाजवादी पार्टी में कम दिखाए। लोग छोड़ के निकल के गए हैं भाजपा में, लेकिन वो ऐसा कोई नहीं गया जिससे इनकी हालत खराब हुई हो। कांग्रेस से इंपॉर्टेंट लोग गए हैं, लेकिन भाजपा सपा से कोई ऐसा इंपॉर्टेंट आदमी जिसके जाने से, जैसे जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी आए, दारा सिंह जी आए, सैनी जी आए, तो एक धक्का लगा था। अखिलेश यादव के यहाँ कोई इस तरह का इंपॉर्टेंट आदमी नहीं गया है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अखिलेश यादव के यहाँ टिकट बंटवारे को लेकर मैं कहीं नहीं देख रहा हूं कि कहीं विरोध के स्वर आए हैं। वो इमरान मसूद का मामला था, ठीक किया। मेरी जानकारी यह है कि वो जब एक किसी कंस्टिट्यूंसी का या कहीं होता है और कई उसके दावेदार होते हैं और जहाँ रहता है कि थोड़ी हार्ड बर्निंग होगी, वो सबको बिठा के सामने बात कर रहे हैं और सामने तय करा रहे हैं कि इनका टिकट होगा तो आप क्या करेंगे, आप नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, इत्यादि इत्यादि। तो मुझे ये लगता है कि जो एक बेसिक नेता के गुण होने चाहिए वो डेवलप कर रहे हैं, और ये अच्छी बात है कि अगर आप पार्टी को एक रखना तो आपका संवाद तो होना ही चाहिए। अब मैं इसलिए 1-2 चीजें बताऊं कि इसी घोषणा को लेकर बात करूं। अखिलेश यादव ने एक ऐसी घोषणा की है कि जिसकी वजह से वो गेम चेंजर तो नहीं बोलूंगा, लेकिन गेम चेंजर जैसा है। वो उन्होंने जो घोषणा कर दी है कि पुरानी पेंशन को बहाल कर देंगे। अब इधर से भाजपा उसके बारे में साइलेंट है, खुद नहीं बोल रही है, लेकिन अब चूंकि सरकार उनकी है तो सरकार की तरफ से अब सेक्रेटरी साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब लोग लग गए हैं। बार बार आप देख रहे हैं ना, पेपर में स्टेटमेंट आ रहा है कि एनपीएस जो था, जो नया आया है नेशनल पेंशन स्कीम, वो पुराने से बेहतर है। ये हमारे मुख्य सचिव साहब बता रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे मैं, अगर आप मान लीजिए आपको ये बताऊं कि भाई सुबह आप अगर 1 गिलास गर्म पानी पीजिए तो आप जीवन भर आप दवा खाना बंद कर दीजिए, तो सबसे पहले मैं पानी पीना शुरू करूं ना। तो मुख्य सचिव साहब को ये ऑप्शन आज ही कहना चाहिए कि मैं पुरानी पेंशन नहीं लूंगा, मैं एनपीएस नई पेंशन में मैं अपने को ट्रांसफर करना चाहता हूं। अगर इतनी अच्छी है तो ट्रांसफर कर लीजिए ना, क्यों नहीं कर ले रहे हैं। तो ये मतलब मेरा कि सिर्फ ये कहना है कि बरगला ना छोड़िए, ये ठीक नहीं है, और ये नेताओं के लिए छोड़ दीजिए। ये एग्जीक्यूटिव का काम नहीं है, ये नौकरशाहों का काम नहीं है कि इलेक्शन में खुद पार्टी बन के किसी को बरगलाने की बात करना। ये बरगला रहे हैं। फिर इस बीजेपी का आंतरिक कला भी बहुत साफ साफ नजर आ रहा है। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के समय, मैं टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के समय की बात कर रहा हूं। लखनऊ, जैसे मैं एक लखनऊ की बात कर रहा हूं। लखनऊ में 4 तारीख को आखिरी नॉमिनेशन का, नामांकन का आखिरी दिन है। 4 मतलब फ्राइडे। आज हम लोग मंडे में बैठे हुए हैं। मंडे में इस समय तक अभी बीजेपी ने अपने यहां के लोगों के टिकट फाइनल नहीं किए हैं, जबकि लखनऊ से आपके यहां 3 या 4 मिनिस्टर कहने को हैं। आपके यहाँ ब्रिजेश पाठक जी हैं जो यहीं से जीते हैं लखनऊ से, आपके यहाँ गोपाल जी हैं, लालजी टंडन जी के लड़के जी, वो यहीं से जीते हैं। स्वाति सिंह जी हैं जो लखनऊ से जीती हैं, 3 मंत्री, और दिनेश शर्मा जी भी लखनऊ ही कोटे में आते हैं। क्योंकि जब आपने एक नई परंपरा डाली और आपने ये कहा कि योगी जी हमारे चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट, और अच्छी बात है, मैं इसका बार बार तारीफ करता हूँ कि वो चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री हैं और इसलिए वो विधानसभा का लड़ेंगे। केशव प्रसाद मौर्य जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं इसलिए विधानसभा का लड़ेंगे। और शुरू में कहा गया था कि अखिलेश यादव को भी लड़ना चाहिए, है हिम्मत, तो अखिलेश यादव भी लड़ रहे हैं। दिनेश शर्मा जी क्या थे, दिनेश शर्मा जी क्यों नहीं लड़ रहे हैं? तो अब तो दिनेश शर्मा जी को भी लड़ना चाहिए ना। आपके 4 मंत्री लखनऊ की राजधानी से हैं। इलेक्शन डिक्लेयर कब हो गया और आप तो दूर की सोचते थे, आप तो अगले 20 साल तक की सोच रहे हैं कि देश कैसा होगा और कैसे क्या चलाएंगे। अपने कैंडिडेट नहीं फाइनल कर पा रहे हैं।
फ्राइडे को ना, क्यों नहीं कर रहे हैं फाइनल? तो भाजपा का आंतरिक कलह भी बिल्कुल सामने सामने दिखाई दे रहा है। अब क्योंकि वहां पे कितनी दिक्कत है, कौन कहां छोड़ के जाएगा, कौन क्या करेगा, ये एक बार टिकट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो देखना है। फिर मुझे ये लग रहा है कि भाजपा में कुछ क्लैरिटी की भी कमी है। देखिए, एक होता था ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, गुड पुलिस बैड पुलिस, मतलब एक आदमी गाली देगा, एक आदमी पुचकारेगा, एक आदमी गाली देगा, एक आदमी पुचकारेगा। इलेक्शन में ऐसे नहीं होता है, पॉलिटिक्स में ऐसे नहीं होता है। अमित शाह साहब बार बार जयंत चौधरी जी को कि वो हैं और हमारे साथ आना चाहिए, गलत घर में चले गए हैं, पुराने हैं, और हम और आप 600 साल से बीजेपी और जाट जो हैं वो आक्रमणकारियों के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान आके बता रहे हैं कि आपके यहाँ क्या क्या हुआ था और आपके पिता किसके साथ गए थे, और आप जब पहली बार एमपी बने थे तो भाजपा के साथ आप लड़े थे, इत्यादि इत्यादि। तो मुझे ऐसा लगता है पहले अपना दिमाग बना लीजिए, आप जयंत चौधरी को साथ लाना चाहते हैं, नहीं लाना चाहते हैं, क्योंकि आपके यहाँ खुद ही क्लैरिटी नहीं है। मैं एक दो चीज़ें और ऐसी कहूँगा जो मुझे अब विपक्ष की थोड़ी बात कर लें, क्योंकि एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि सपा इस समय, जो पहले हम लोग कह रहे थे ना बाइपोलर हो रहा है, भाजपा वर्सेस सपा, और ऐसा लग रहा था कि सारे वोट जो है इन्हीं दो के में, उसमें थोड़ा चेंज हुआ है। मेरे अनुसार सपा इस समय आगे चल रही है, और ये जो बाइपोलर की हम लोगों को बात हो रही थी, मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा के वोट में सेंध लग रही है। सेंध कहाँ लग रही है? कांग्रेस की 7 सीटें थी जो जब विधानसभा भंग हुई, मतलब हालांकि रह गए थे 3 ही लोग, बाकी 4 लोग छोड़ के चले गए थे। अब कांग्रेस अगर 7 से 8वीं सीट भी करती है, मैं नहीं कह रहा हूं कि 50 सीट करेंगी, 100 सीट करेंगे, अगर 1 सीट भी बढ़ती है तो मेरे हिसाब से वो एट द कॉस्ट ऑफ भाजपा होगी। क्योंकि एक चीज ध्यान रखिएगा, कांग्रेस के जो ट्रेडिशनल वोट थे वही चले गए थे भाजपा में, माइनस मुस्लिम वोट। तो कांग्रेस सेंध नहीं लगाएगी सपा या बसपा के वोट में, जितना वो वोट का स्प्लिट होगा भाजपा को। उसी तरह से बसपा की 19 सीटें थी जब पिछला इलेक्शन हुआ, हालांकि अब 7 एमएलए रह गए थे, लेकिन अगर 19 से वो 20 होते हैं, 19 से हो सकता है वो 190 हो, मैं उसको नहीं कह रहा हूं, लेकिन 19 से अगर उनकी 1 सीट भी बढ़ती है तो मेरे हिसाब से वो एट द कॉस्ट ऑफ बीजेपी बढ़ेगी, वो एट द कॉस्ट ऑफ सपा नहीं बढ़ेगी। सपा मोर और लेस अपने वोट को कंसोलिडेट करती जा रही है, उसको सीमेंट करती जा रही है, वो अपने वोट को एक तरह से एक जगह सीमेंट कर रही है। भाजपा अभी तक अपने वोट को समेट नहीं पाई है। तो एक तो मुझे एक चीज ये लग रही है, दूसरी मुझे ये लग रहा है कि कांग्रेस की तरफ से और सपा दोनों की तरफ से, दोनों लोग, आप लोग विपक्ष के लोग हैं, आपको अगर 2024 का इलेक्शन भी दिखाई दे रहा है तो ये तय बात है कि आपको कांग्रेस को और सपा को ये 2 पार्टियों को तो बीजेपी के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ना है। तो आपस में थोड़ा कोऑर्डिनेशन रखिए। पहले मैं बात करूंगा कांग्रेस की। भाई, करहल में अगर अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री कैंडिडेट हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को वहां अपना प्रत्याशी नहीं देना चाहिए था। क्योंकि पास्ट में ये कई बार हिस्ट्री है, इतिहास है कि अमेठी रायबरेली से मुलायम सिंह जी जब थे एक्टिव, तो उन्होंने अपने प्रत्याशी सोनिया गांधी जी के या राहुल गांधी के अगेंस्ट नहीं दिए हैं। और अगर मान लीजिए दिए भी हो, नहीं दिए हो, मैं उस डिबेट में नहीं जा रहा हूं। अगर आपको आज विपक्षी पॉलिटिक्स करनी है, अगर आपको लगता है कि आप लोग भाजपा के अगेंस्ट खड़े हैं, तो इतना कोऑर्डिनेशन, इतनी सहृदयता और इतना एक दूसरे के, अखिलेश यादव आज के इसमें अगर कोई इससे डिनाई कर रहा है कि नहीं अखिलेश यादव नहीं है, इस समय अखिलेश यादव की अगुवाई में ही ये लड़ाई हो रही है। उसी तरह से समाजवादी पार्टी को, मुझे ऐसा लगता है उन 9 में जो रेप विक्टिम की माता जी थी, आशा सिंह जी, जिनको कांग्रेस ने टिकट दिया था, लेकिन कांग्रेस का टिकट देना इंसिडेंटल है, ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि वो कौन है और उनकी लड़की के साथ क्या हुआ और किसने किया है। तो वहां पे सपा को मुझे लगता है कि अपना उम्मीदवार नहीं देना चाहिए था, उनको सपोर्ट करना चाहिए था। और ये आपके वोट, इस वाले आपके एक्शन से आपके वोट बढ़ते। हो सकता है आपको ये लगे कि वहां सपा का कैंडिडेट जीत जाएगा, मैं इसमें भी वो नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप जब 403 सीट लड़ रहे हैं, आप एक लार्जर कोलिशन की बात कर रहे हैं, तो इस तरह के करने से आपका बाकी 402 सीट पे 100% वोट का फर्क पड़ता है। लोगों को लगता है कि देखो एक पार्टी है जो इस तरह की बात कर रही है। क्योंकि
कहीं ना कहीं कांग्रेस का एक फायदा ये हो रहा है कि कांग्रेस को जो महिला का 40% था ना, वो उसने ठीक से मैनेज किया है और ऐसे लोगों को वोट मिल रहा है जो जो कहां किसको गड़बड़ करेंगे नहीं करेंगे। जैसे खुशी दुबे वाला है, विकास दुबे एनकाउंटर, आपको याद है विकास दुबे का नाम नहीं ले रहा है कोई भी, मतलब ठीक है वो, क्योंकि विकास दुबे को भाजपा अपना जब गिनती कराती है ना कि कौन कौन गुंडे बदमाश थे, तो उसमें विकास दुबे का नाम नहीं लेती क्योंकि वो ब्राह्मण थे। विकास दुबे के इनकाउंटर के बाद खुशी दुबे जो थी, जिनकी शादी को 1 महीना हुआ था और उनके हस्बैंड का इनकाउंटर किया पुलिस ने, वो एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर था। और खुशी दुबे की माता जी को कांग्रेस ने कल्याणपुर से गायत्री तिवारी को टिकट दिया है। ये सब संकेत हैं, ये सब एक तरह से दिखा रहे हैं कि समाज में अगर आप बिना इनकाउंटर, बिना किसी जांच पड़ताल के किसी को भी गोली मार दोगे तो वहां न्याय मिलना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस इस मामले में अपने को वो ठीक से प्लेस किए महिलाओं के टिकट के मामले में। लेकिन इसको समाप्त करने से पहले अभी इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि अब वो सपा के वोट कंसोलिडेट हो रहे हैं, बीजेपी के वोट अभी तक कंसोलिडेट नहीं हो पाए हैं, वो उसमें अभी भी बिखराव नजर आ रहा है और बीजेपी का डेस्परेशन भी नजर आ रहा है। थैंक यू सो मच। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।